हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम रूबी लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। रूबी लेज़र, अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें या बनावट की बात करें तो रूबी लेज़र में ये देखिए एक रूबी छड़ होती है ना, और इसके दोनों तरफ ये परावर्ती सतह, एक पूर्ण परावर्ती सतह होती है और एक आंशिक परावर्ती सतह होती है। एक कांच की नली होती है और ये जीनान की जो फ्लैश नली होती है, इसके द्वारा प्रकाश इस रूबी छड़ को दिया जाता है ना। और ये जो फ्लैश नली होती है इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, इसके अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो रूबी जो होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है। ये क्या है? एक Al2O3 है जिसमें एल्यूमिनियम के कुछ परमाणुओं को क्या किया जाता है, क्रोमियम Cr के परमाणुओं से बदल देते हैं हम। इसके बाद हम इसमें अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो रूबी जो होती है, ये रूबी की जो छड़ है ये 4 सेंटीमीटर की लंबाई एवं 0.05 सेंटीमीटर की अर्धव्यास की, ये देखिए एक बेलनाकार छड़ होती है जिसके दोनों किनारों पर समतल, जिसके दोनों जो किनारे हैं समतल होते हैं तथा एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं दोनों। और इन दोनों सतहों पर हम क्या करते हैं, चांदी का आंशिक लेपन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकाश उच्च क्षमता से परिवर्तित हो सके। इनका लेपन कर, चांदी के लेपन करने से यह फायदा होता है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह उच्च क्षमता का हो जाता है। छड़ के एक सिरे पर हम क्या करते हैं, लगभग पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है और दूसरी जो होती है आंशिक रूप से परावर्तित होती है। इस छड़ के जो आसपास, ये देखिए ये छड़ के आसपास हम क्या करते हैं, एक तीव्र प्रकाश देने वाली जीनान की फ्लैश नली को हम लगा देते हैं, जो क्या करती है, लाइट या प्रकाश उत्पन्न करती है, जो क्या करता है, बैंड में पंपन द्वारा प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब जो हम ऊर्जा बैंड की जो बात करते हैं उसमें क्या करता है, ऊर्जा पंपन द्वारा मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने की जो क्रिया होती है हम उसे पंपिंग क्रिया कहते हैं, है ना। तो पंपन द्वारा प्रकाश ऊर्जा ये प्रदान करती है। अब हम इसके ऊर्जा बैंड को अगर हम समझें तो हम देखते हैं कि इसमें रूबी लेजर प्रक्रिया के माध्यम से 3 ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं, E1, E2, E3 और E4। जीनॉन लैंप से प्रकाश, ये देखिए जो जीनॉन लैंप है, इससे जो प्रकाश आपके रूबी छड़ पर जाता है उससे 5600 एंगस्ट्रॉम तथा 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य के फोटोन जो होते हैं क्रोमियम आयन जो हो करता है अवशोषित कर लेता है। अब अगर इसकी प्रक्रिया की हम बात करें तो जैसे ही इस बैटरी द्वारा इस जीनान फ्लैश नली को उद्दीप्त किया जाता है या इस पर प्रकाश दिया जाता है तो ये जो प्रकाश होता है इस रूबी छड़ पर पड़ता है। इस रूबी छड़ पर पड़ने से 3 एनर्जी बैंड जो होते हैं बन जाते हैं। जब यह जीनान फ्लैश नली की जो प्रकाश होता है जैसे ही रूबी छड़ पर पड़ता है तो उस जो निम्न ऊर्जा स्तर के परमाणु या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और वो 5600 एंगस्ट्रॉम और 4000 एंगस्ट्रॉम के ऊर्जा स्तर पर क्या होते हैं, पंपिंग के द्वारा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर जाने के बाद फोटोन को अवशोषित कर लेते हैं और उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर E3 और E4 में आ जाते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं कि जीनॉन लैंप से प्रकाश, ये जीनॉन लैंप से जो प्रकाश है वो 5600 एंगस्ट्रॉम तथा 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटोन को क्रोमियम आयन क्या करता है, अवशोषित करता है। मतलब इस फ्लैश लाइट से 5600 और 4000 एंगस्ट्रॉम की जो तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होती है उसको ये क्रोमियम जो आयन होते हैं वह क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और क्या होता है, उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर E3 और E4 में आ जाते हैं।
उत्तेजित जो आयन होते हैं वो क्रिस्टल को कुछ ऊर्जा देकर मित स्थायी अवस्था E2 में आ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आ गए। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद कुछ फोटोन यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी कुछ एनर्जी को यहाँ देते हैं और इसके बाद ये यहाँ पर E2 इस ऊर्जा, इसको हम मित स्थायी अवस्था कहते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, आ जाते हैं, E2 में आ जाते हैं। इन संक्रमणों से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। जब हम ये फोटोन या ये जो परमाणु E2, E3 और E4 से E2 में आते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है कि कोई भी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती है। इस प्रकार E2 और E1 में जनसंख्या, ये E2 में और ये E1 में क्या होता है, जनसंख्या प्रतिलोमन स्थापित हो जाता है। जो मित स्थायी ऊर्जा स्तर का जो जीवन काल होता है सामान्य ऊर्जा स्तर से क्या है कि जीवन काल से 10⁵ गुना तक अधिक होता है। इसलिए निरंतर पंपन क्रिया द्वारा मित स्थायी स्तर के में परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और ये E2 से स्वतः उत्सर्जन द्वारा, ये देखिए 6943 एंगस्ट्रॉम के जो होते हैं फोटोन देता है। यह फोटोन रूबी छड़ के समानांतर, ये जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं इस रूबी छड़ के समानांतर गतिमान होकर छड़ के गिरने से बार बार परावर्तित होते रहते हैं। इसी दौरान यह किसी अन्य उत्तेजित आयन से टकराकर तीव्र उत्सर्जन द्वारा अपने ही समान दूसरा फोटोन उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार दो फोटोन 6943 एंगस्ट्रॉम से के प्राप्त होते हैं। प्रवर्धन की यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उच्च तीव्रता की बीम प्राप्त होती है। इस पर जो आपको जो बीम, जो फोटॉन्स की लाइट की जो बीम होती है वो तीव्रता की प्राप्त होती है। और तो उसका एक अंश रूबी छड़ के आंशिक, ये आपका आंशिक परावर्ती सतह है, आंशिक परावर्तक सिरे से परावर्तित होकर बाहर निकल जाता है। ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। यही जो किरण होती है पुंज लेजर पुंज है। और इसका जो यहाँ से निकासी होती है कि यह सतत ना हो, लेजर ना हो करके क्या होती है, स्पंद लेजर होती। सतत मतलब निरंतर ना निकल करके ये क्या होती है, कुछ रुक रुक कर निकलती है। और यही हमारे रूबी लेजर का क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यह जो लेजर बीम जो इस रूबी छड़ से निकलती है वह सतत न निकल करके स्पंद के रूप में निकलती है और हम इसे स्पंद लेजर भी कहते हैं। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मिलिट्री में परास को ज्ञात करने के लिए किया जाता है और त्वचा का मेलानिन हटाने में किया जाता है। अगर इसकी कमियां की बात करें तो यह क्या है, एक प्रकार का स्पंद लेजर है और इसमें जो पंपिंग की पावर, इसमें क्या होता है, उच्च पंपिंग पावर की आवश्यकता होती है। तो ये सारी इसकी कमियां हैं। मैं आशा करती हूँ आपको रूबी लेज़र समझ में आया होगा। अगर हम इसको शॉर्ट में समझना चाहें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे ही जीनान फ्लैश को उसमें प्रकाश दिया जाता है वैसे ही हमारी जो रूबी छड़ में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या परमाणु हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर में आने के बाद फोटोन को उत्सर्जित करते हैं और वही फोटोन बार बार उत्सर्जन से यहाँ पर उनकी क्या होती है, अधिकता हो जाती है और जो कि क्या होती है, दोनों पूर्ण परावर्तित सतह और आंशिक परावर्तित सतह से टकराने के बाद एक तीव्र पुंज बना लेती है और यह जो पुंज होता है आंशिक परावर्तित सतह से निकलता है। यह जो पुंज होता है एक पूरी लेजर, एक सतत लेजर ना होकर के स्पंद के रूप में निकलता है, इसलिए रूबी लेजर को स्पंद लेजर भी कहा जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।